देश के लिए विलास को ठुकराया था। त्याग विदेशी धागा उसने खुद ही खादी बनाया था। पहन के काठ के चप्पल उसने सत्याग्रह का राह दिखाया था। देश का अनमोल दीपक महात्मा कहलाया था। नमस्कार आप सभी को गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है आप अंत तक देखें, आपको आज काफ़ी कुछ जानने सीखने को मिलेगा। तो इस कहानी की शुरुआत गुजरात राज्य के एक छोटे से स्थान पोरबंदर से शुरू होती है। जब एक करमचंद गांधी की चौथी पत्नी पुतलीबाई अपने चौथे बच्चे को जन्म देती है, जिसका नाम मोहनदास गांधी होता है। उसकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा गुजरात के पोरबंदर क्षेत्र में हुई। मैट्रिक करने के बाद वो लंदन गए लॉ की पढ़ाई के लिए। इस बीच उनकी शादी भी हो चुकी थी 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा गांधी के साथ। उन्हें लॉ की पढ़ाई करके कुछ लीगल सिलसिले में 1893 में वो साउथ अफ्रीका गए। जाते समय ट्रेन में उन्हें रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा, जिसे कहते हैं नस्ल भेद, जात भेद, श्वेत और अश्वेत के आधार पर भेदभाव। वो 1915 में भारत वापस लौटे, लेकिन इस बीच 1893 से 1915 22 साल हुए। और हमने आपको बताया भी कि जाते समय ही वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हो चुके थे। तो आप सोचिए वो 22 साल वहाँ कैसे रहे होंगे, कैसे गुजरा होगा। तो जब वो साउथ अफ्रीका गए तो वहाँ के हालात अच्छे नहीं थे। वहाँ के समाज में नस्ल भेद कूट कूट के भरा पड़ा था। वहाँ भारतीय लोग भी थे, श्वेत लोग भी थे, अश्वेत लोग भी थे, लेकिन अश्वेत और भारतीय लोगों के प्रति जो श्वेतों का आक्रोश था वो गांधी जी को नागवारा गुजरा। उन्होंने वहाँ से कसम खाई कि समाज को एक सुधार की एक लहर में डालेंगे और इस भेदभाव को समाप्त करेंगे और सबको समान अखंडता एकता का स्वप्न देंगे, सबको समानता का अधिकार होगा। वहाँ पर प्रयास करते रहे। उन्होंने पत्रिकाएं भी निकाली, जैसे यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, जो काफ़ी चर्चित रही। ये सप्ताह में एक बार प्रकाशित होने वाली पत्रिकाएं थी। लोगों तक संदेश पहुंचाया जाता था। लोग एकजुट होकर, संगठित होकर मुद्दे पर विचार विमर्श करके, समझदार होकर के फिर आगे बढ़ना शुरू किए। फिर समाज में धीरे धीरे उन्नत का मार्ग पकड़ा। गांधी जी भारत में क्या हो रहा है उससे उतने अवगत नहीं थे, लेकिन अवगत जरूर थे। लेकिन जब वो 1915 में भारत आए तो भारत की स्थिति उनकी तुलना से कहीं ज़्यादा बिगड़ी हुई थी, क्योंकि वो 22 साल बाद भारत लौट रहे थे। उन्होंने जब भारत की ऐसी स्थिति देखी तो अंदर से रो पड़े कि हमारे देश को हुआ क्या, लोगों को क्या हुआ, समाज में इतनी उथल पुथल क्यों है, इतनी अराजकता क्यों है, इतने असंतुष्ट क्यों हैं। फिर उनके गुरु, जो राजनीतिक गुरु कहा जाता है, गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने उनको सलाह दी कि आप भारत भ्रमण करें। और वो 2 साल तक भारत का भ्रमण करते रहे, लोगों से मिलते रहे, उनकी परेशानियां समझते रहे, फिर सबको संगठित किया, समझाया और एक एक मुद्दों को, एक एक परेशानियों को बारीकी से समझा, उनका क्या समाधान हो सकता है उस पर विचार किया और लोगों को इकट्ठा करके उसका समाधान भी करने की पूरी कोशिश की। लेकिन उस समय भारत दुर्भाग्यवश अंग्रेज़ों का गुलाम रहा। अंग्रेज के अत्याचार, अंग्रेज़ों की नीतियाँ, अंग्रेज़ों की संस्कृति जिस कदर लोगों के बीच फैलाई जा रही थी, जिस कदर लोग परेशान थे, कोई भी शासन के विरुद्ध जाकर के अचानक से एक मुहिम छेड़ दे, जिस शासन को नागवारा गुजरता है और गुजरता था और गुजरता रहेगा। सत्ता में बैठा आदमी कभी नहीं चाहता कि कोई उसके ऊपर उंगली उठाए। तो ऐसा ही गांधी जी और अन्य साथियों के साथ उनके होता रहा। लेकिन वो दृढ़ निश्चयी, आत्मविश्वासी, अहिंसावादी, सत्यनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ लगे रहे, डटे रहे
लोगों को अपने साथ बांध के रखे, लोगों को समझाते रहे, अहिंसा के मार्ग पर चलने को सबको विवश किया और अंततः अपनी बात सबको मनवा ली। लोगों को संगठित होता देख अंग्रेज सरकार, उनके गवर्नर्स सब इनके सहमत से राजी होने लगे, क्योंकि इनके पास जनता का सपोर्ट था और होना भी चाहिए। लेकिन अब सवाल आता है, उस समय जनता का सपोर्ट था तो वहाँ तक वो पहुँचे, लेकिन फिर भी तमाम तबकों का, तमाम हिस्सों का सपोर्ट नहीं था। वो देश भ्रमण के बाद 1917 में चंपारण का आंदोलन किए, जो नील की खेती से जुड़ा हुआ था। 1918 में खेड़ा का आंदोलन किए। खेड़ा में भूखमरी से लोग मर रहे थे, खाने को नहीं था, लेकिन अंग्रेज सरकार जबरन कर वसूल कर रही थी, जिससे तंग आकर के लोगों ने गांधी जी को आमंत्रित किया और उन्होंने सबका साथ दिया और अंततः सबको मनवा लिया और कर मुक्त कराया खेड़ा को। 1930 में डांडी मार्च निकला, जिसे नमक सत्याग्रह भी कहते हैं। आप सोचिए, डांडी मार्च क्या था? ये तमाम मूवमेंट, तमाम सत्याग्रह चले, इन पर तो एक पर भी बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन एक तो छोटी सी बात करते हैं। आपके घर हम आए और आपसे सारी चीज़ें छीन लें और आपसे कहें, आपसे घर से ही आपको हमें कुछ चाहिए होगा तो आप बताइएगा, और आप मांगे भी और हमसे और हम आपको दे भी ना। हम आपके घर गेस्ट बनकर आए, आपसे सारा कुछ ले लें और आपसे जब और आप हमसे जब मांगें और हम आपको दे भी ना, आप उस स्थिति का अंदाज़ा लगाइए। ये डांडी मार्च, ये नमक सत्याग्रह जब निकला, क्यों निकला, क्या कारण था? नमक तो एक बेसिक नीड है सबकी। अंग्रेज़ों ने उस पर भी रोक लगा दी थी कि आप हमारी आज्ञा के बगैर ना नमक बनाएंगे ना बेचेंगे। जब नमक बनेगा नहीं, बिकेगा नहीं, तो लोगों के बीच कैसे आएगा? तो जो नमक के कारोबारी थे, नमक वाले किसान थे, जो नमक का उत्पादन करते थे, नमक को बेचकर अपनी जीवन यापन करते थे, उनका हाथ पैर कट गया, वो विवश हो गए, उनके पास कोई संसाधन नहीं था और एक कोई छोटी जनसंख्या की समस्या नहीं थी। भारत लगभग देखें तो 1/3 हिस्सा समुद्र से घिरा हुआ है, तो हम मान कर चलते हैं कि एक बहुत बड़ी आबादी नमक के कारोबार पर भी लगी हुई है। तो उस समय यही हालात पैदा हुए कि नमक तक पर भी टैक्स लगा दिया गया। जो आप बना रहे हैं उसको आप हमारी मर्जी के बिना खा भी नहीं सकते। तो इसलिए गांधी जी को वहाँ भी अपने कदम डालने पड़े और ब्रिटिश सरकार को विवश होकर बात माननी पड़ी। लेकिन ये बात इतनी आसानी से माने नहीं। ये 1930 में चला, लेकिन ये माने कब? 1931 में, जब इरविन और गांधी एक्ट समझौता हुआ। और 1922-1920 के बीच असहयोग आंदोलन चला कि हम आपका सहयोग नहीं करेंगे, जब आप हमारा सहयोग नहीं करेंगे तो हम आपका सहयोग क्यों करें। लेकिन ये बिल्कुल अहिंसक तरीके से था। केवल अपने अपने काम से लोग हाथ उठा लिए कि हम नहीं करेंगे, और सारा समाज, सारी इंडस्ट्री, सारा कुछ ठप पड़ गया। इससे सरकार परेशान हो गई और उन्होंने कुछ कुछ बातों को यहाँ भी मानना शुरू कर दिया था। अब 1930 में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन भी होता है और 1931 में गांधी इरविन का एक ऐतिहासिक समझौता होता है। इस समझौते की तमाम सारी बातें ऐसी हैं, इसमें तमाम सारे प्रश्न हैं जो आपको जानना और समझना चाहिए। कुछ लोग गांधी जी को गालियां देते हैं अभी भी, कह रहे हैं देश समाज विकसित शिक्षित हो रहा है, फिर आप क्यों नहीं पढ़ रहे हैं हमारे क्रांतिकारियों को, हमारे समाज सुधारकों को। गांधी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, एक विचारधारा है। आपको हम इसका भी कारण बताएंगे हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं। गांधी एक विचारधारा इसलिए है क्योंकि ये विश्वव्यापी, इनके जो ये नियम है, इनके जो सत्कर्म है, इनका जो तरीका है काम करने का, अहिंसा, सत्य, राष्ट्र प्रेम, लोगों को प्रेम, समानता, एकता, अखंडता, इनके मैसेजेस विश्व भर में प्रसारित हुए और विश्व भर में लोग प्रेरित हुए, क्योंकि उस समय पूरा विश्व कहीं ना कहीं
अपनी अपनी परेशानियों से जूझ रहा था, जैसे हम उदाहरण से समझे। तो यूनाइटेड स्टेट में ही मार्टिन लूथर किंग जूनियर नाम से एक लीडर हुआ करते थे, जिनको अमेरिकन गांधी कहा जाता है। वो लोगों की समस्याओं को उन्होंने इसी तरीके से जनता और सरकार के बीच रखा, अहिंसा, बिना हिंसा किए हुए, बिना किसी दंगे फसाद के अपनी बात रखी और अनशन पर बैठे रहे, आंदोलन करते रहे और अंततः अपनी बात मनवा ली। वो गांधी से ही प्रेरित थे। दूसरा एग्जाम्पल आपको दे तो साउथ अफ्रीका में यहाँ से भी गांधी जी आए हुए थे, नेल्सन मंडेला, जिनको अफ्रीकन गांधी कहते हैं। उन्होंने सीधम बिल्कुल गांधी की तरह ही अपनी कार्यशैली उन्होंने भी की। उन्होंने भी अनशन चलाए, आंदोलन चलाए, वो भी बिल्कुल अहिंसावादी, सत्यनिष्ठ, सत्याग्रह जिसे बोलते हैं, सत्य का आग्रह करके। और ऐसा ही एक उदाहरण मिलेगा आपको यूनाइटेड स्टेट में एक लेबर लीडर का, जिसे नाम नहीं याद आ रहा है, उसका क्रूज नाम था आई थिंक। तो उसने भी इसी तरीके से लोगों के बीच जा करके लोगों को समझा करके उनको समझाया और एक साथ किया और एक निष्ठ किया। लेकिन लोगों को अभी भी समझ क्यों नहीं आ रहा है, अभी भी क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? आप हमें बताएं, आप क्या गांधी छोटे परिवार से थे? क्या गांधी को किसी चीज़ की लालच थी? बिल्कुल नहीं। गांधी जी एक संपन्न परिवार से थे। आप देखेंगे उनकी 5 पुश्तें तब के समय के जो नवाब हुआ करते थे, जो क्षेत्रीय राजा हुआ करते थे, उनके यहाँ दीवान थे लोग। इनकी पुश्तें, जिसे प्रधानमंत्री का पद भी दिया जाता था तब के समय में, वहाँ पे कार्यरत थे। तो इनके पास तब के समय में कमी नहीं थी। क्यों? इनके पास सब कुछ था तब। लेकिन ये क्यों उठे, क्यों जागे, क्यों लड़े? ये आपके, हमारे लिए, समाज के लिए, देश के लिए लड़े। देश को आज़ादी दिलाने के लिए लड़े, देश के लोगों को स्वतंत्रता दिलाने, देश के लोगों को समानता दिलाने, देश के लोगों को उनका अधिकार दिलाने, देश को अपनी असली पहचान दिलाने, देश को उसकी संस्कृति दिलाने के लिए लड़े। और सबको जोड़ते रहे, सबको संगठित करते रहे। और अंततः 1942 में एक बड़ी मुहिम चली, जिसे बताते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। और लोग इकट्ठा हुए, संगठित हुए, और हर एक गली मोहल्ले में बच्चा, बूढ़ा, जवान, महिला, पुरुष सब अपने घर से निकले। तब आज ये देश आज़ादी का स्वाद चख रहा है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने किस कदर इस देश की आज़ादी को दिलाया है। आप इसको इतनी आसानी से, इतने हल्के से ना लें। आप इसको समझें, सोचें और इसका एक सदुपयोग करें और देश को, समाज को इतना आगे ले जाएं। गांधी जी देश और समाज को समझाने के लिए वीकली पत्रिकाएं निकाला करते थे, अभी हमने आपको जैसे बताया। तमाम सारी बातें हैं। अभी भी देखिए वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, तो हम अगली वीडियो में और सारी बातें करेंगे। लेकिन आप सबसे अनुरोध है कि आप अगर अभी भी ऐसी विचारधारा रखते हैं गांधी जी के बारे में, आप अभी भी नहीं पढ़े हैं, नहीं कुछ समझते, नहीं कुछ जानते हैं, तो आप कम से कम कुछ नहीं तो 2-3 किताबें ही लें, उन्हें पढ़ें, फिर आपको समझ आएगा। आपकी जो मानसिक स्थिति है वो भी ठीक होगी, मन पटल भी खुलेगा आपका, आपकी विचार करने की क्षमता भी बढ़ेगी। जैसे गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी है, द एक्सपेरिमेंट्स, द ट्रूथ करके है ना, ऑटोबायोग्राफी एक उनकी किताब है, एक्सपेरिमेंट्स ट्रूथ सॉरी याद नहीं आ रहा है पूरा। एक और किताब है हिंद स्वराज, और एक किताब है आश्रम। हाँ, और एक अच्छी किताब है गांधी जी की द रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन करके है, गांधी द रिफ्लेक्शन, उसको लिखे हैं द सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो आप सर्वपल्ली राधाकृष्णन तो कोई आम आदमी थे नहीं, तो आप उस किताब को भी ज़रूर पढ़ सकते हैं। उन्होंने आपको बताएंगे कि हर किताब के अपने मायने। जैसे वो आश्रम में लिखा हुआ कि वो आश्रम में किस तरह से जीवन यापन करते थे, एक धोती में कैसे अपना जीवन काट दिए, उनके पास किस चीज़ की कमी थी, लेकिन एक धोती में एक आश्रम में बैठ करके जीवन काट दिए, आपके लिए, हमारे लिए। और आप और हम गाली देते हैं मिल करके कि नहीं। अच्छा, कुछ लोग तर्क देते हैं कि वो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को नहीं बचा पाए, भगत सिंह को नहीं बचा पाए। तो ठीक है, नहीं बचा पाए, लेकिन इसका भी कारण है। 2 प्रमुख कारण ये हैं। उसका एक प्रमुख कारण स्वयं भगत सिंह है, और दूसरा गांधी और यूनियन का समझौता। अच्छा, कुछ पॉइंट हम बता देते हैं गांधी और यूनियन के समझौते का। जैसे उसमें क्या था कि आपको ये सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद करना पड़ेगा,
और गांधी जी ने भी मांग रखी, ठीक है बंद रखेंगे, लेकिन आप हमारे जो राजनीतिक कैदी हैं, जो समाज और हित के लिए जो लड़ाई कर रहे थे, उनको आप कैद करके रखे, उन्हें छोड़ेंगे। और उन्होंने कांग्रेस के ऊपर बैन भी लगा रखी थी, तो गांधी जी ने उसे डिमांड में रखी कि कांग्रेस से बैन हटाई जाए, इंडियन नेशनल कांग्रेस से उस पर भी जो बैन लगा हुआ था उसको हटाई जाए, और उसको एक मेंबर को दिया जाए कि वो राउंड सीट पे भी आप मतलब मीटिंग में भी शामिल हो चुके और अपने राय दे सके और इसकी राय को महत्वता दी जाए। इस पर भी जो है बात हुई। अब कहते हैं क्यों लगभग 1 लाख पॉलिटिकल प्रिजनर छुड़ाए गए उस समझौते के तहत। लेकिन अब बात आती है कि ये भी तो एक प्रिजनर थे, भगत सिंह भी, लेकिन उनमें एक समझौते में लिखा हुआ था कि वो जो हिंसक प्रिजनर हैं, जो कोई दंगा फसाद करके आए हैं या फिर कोई वायलेंस करके आए हैं, उनको नहीं छोड़ेंगे, बाकी सबको छोड़ेंगे। तो उन्होंने इस तरह के लोगों को नहीं छोड़ा, लेकिन भगत सिंह खुद को छुड़वा सकते थे अगर चाहते। लेकिन वो इतने आत्मविश्वासी, इतना आत्मसम्मान, लोगों का इतना विश्वास लिए अंदर बैठे, इस पर भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन वो अगर मर्सी मतलब क्षमा पत्र लिखते तो शायद माफ़ी भी मिल जाती उन्हें। लेकिन वो कहते थे ना कि मैं मरूंगा तो 1000 भगत पैदा होंगे, और अगर मैं शहीद नहीं हुआ तो एक भगत कितनों को आगे ले जाएगा। एक भगत से अच्छा है कि 1000 भगत चलें एक साथ, तो देश को आज़ादी जल्दी मिलेगी, देश में वो क्रांति आएगी, देश में वो आग लगेगी। और हाँ, आग लगा, लोग एकजुट हुए। लेकिन बात आती है, आप कहते हैं कि गांधी जी ने छुड़वाया नहीं, नहीं बिल्कुल गलत है। उन्होंने बिल्कुल प्रयास किए, बहुत प्रयास किए। उन्होंने यहाँ तक कि इतनी बार मिला, और 23 मार्च 1931 को जब जिस दिन फांसी दी जा रही थी भगत सिंह को, उस दिन भी उन्होंने सुबह मुलाकात की थी। उसके पहले भी कई बार मुलाकात की थी। उन्होंने इरविन से कहा कुछ नहीं तो कम से कम पनिशमेंट की डेट ही टाल दी जाए, लेकिन उसने कहा ये संभव नहीं है, क्योंकि उसके अकेले हाथ में नहीं था, कोर्ट और सब जगह से होता है। तो दुर्भाग्यपूर्ण ये फांसी रुक नहीं पाई थी। अभी इसमें तो तमाम सारी बातें हैं, सब सब कुछ एक वीडियो में तो नहीं हो पाएगा, तो इस पर फिर कभी बात करेंगे। हमारे महान सेनानी क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस। आप कहते हैं आप राष्ट्रपिता ऐसे थोड़ी, आप सुभाष चंद्र बोस को मानते होंगे। उन्होंने गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता की उपाधि दी, तो ऐसा तो नहीं कि वो ना समझ थे। सब कुछ जानते, समझते, बूझते हुए आज पूरा विश्व गांधी जी को नमन करता है, उनके सिद्धांतों पर चलने का प्रयास करता है। लेकिन ये अलग बात है कि लोग आज के समय में हिंसक हो गए हैं, पशुता आ गई है, युद्ध हो रहे हैं, मार हो रहे हैं, और शांत नहीं हो रहे भाई। तो देखिए इमोशनल नहीं होना है, वीडियो बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आप लोगों से क्षमा चाहेंगे, और अगली वीडियो में जल्दी मुलाकात करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। हम आपके विचारों को, आपकी भावनाओं को समाज और जनता के बीच पहुंचाएंगे। आप इस वीडियो के बारे में क्या राय रखते हैं, हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कराएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें इस मुहिम को, इस अवेयरनेस की मुहिम को, इस जागरूकता की मुहिम को। हमें धीमा नहीं पड़ने देना है, हमें केवल अपने तक सीमित नहीं रखना है, इसको राष्ट्रव्यापी, देशव्यापी, देश के हर एक कोने में, समाज के हर एक व्यक्ति के पास ये समाचार जाना चाहिए, मैसेज जाना चाहिए कि नहीं, उठो जागो, और अभी भी समय है, एकजुट हो और देश और समाज के लिए, कर्तव्य के लिए लग जाओ। और गांधी जी के जो सपने अधूरे रह गए हैं, हमारे राष्ट्रपिता के जो सपने अधूरे रह गए हैं, उसके लिए हम कार्य करें, उसके लिए आगे आएँ, संगठित हों। आपसे हमें उम्मीद है कि आप संगठित होंगे, साथ आएंगे, सपोर्ट करेंगे और करते रहेंगे। और हम आपसे वादा करते हैं कि हम इसी तरह से लोगों के बीच समाचार फैलाते रहेंगे, मैसेज फैलाते रहेंगे, लोगों को जागरूक करते रहेंगे, और आवश्यकता पड़ी तो ज़मीनी स्तर पर भी लोगों से बातचीत करेंगे और उनको लिए कुछ न कुछ करने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।